बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम व्यूअर्स को। जी आज हम मैट्रिक्स स्पेस के चंद चीज़ें करेंगे इंशाल्लाह। ये मैंने लेक्चर्स की कुछ डिटेल्स हैं इंशाल्लाह, ये आपको बतानी है। सबसे पहले हम सीक्वेंस इन मैट्रिक्स स्पेस, मैं जिस लिहाज से लेक्चर अपलोड करूँ उस लिहाज से मैंने ये मैप बना दिया आपको। सीक्वेंस करेंगे, सीक्वेंस इन मैट्रिक्स स्पेस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, फिर हम लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस करेंगे, कॉची सीक्वेंस, every convergent sequence is a Cauchy sequence, and then bounded sequence and every Cauchy sequence is bounded। ये हम तकरीबन 8 चीज़ों के कॉन्सेप्ट हैं जो आपस में बहुत रिलेटिव है। अगर मेन आपको अगर ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस अगर आ गया आपको, जो कि बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, अगर आपको ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस आ गया तो आपने समझ आना है कि इंशाल्लाह आप थोड़ी सी मेहनत करके स्ट्रगल करके आप ये भी कर सकते हैं। हम अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले सीक्वेंस को स्टार्ट करेंगे। देखिए हमारा मेन चीज़ है वो यहाँ शुरू हो रही है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सीक्वेंस का बताऊँगा इंशाल्लाह, और देन इंशाल्लाह सीक्वेंस इन मैट्रिक्स स्पेस एंड आफ्टर डेथ इंशाल्लाह इस सब को हम कर लेंगे। इन सबको मैंने तक 4 लेक्चर में इंशाल्लाह मैंने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर में हम सीक्वेंस पढ़ेंगे। सीक्वेंस हमारे पास क्या होता है? सीक्वेंस एक अरेंजमेंट को कहते हैं। जैसे आप लोग चंद अरेंजमेंट्स बचपन से पढ़ते, फर्स्ट ईयर में जब हमने पढ़ा सीक्वेंस, तो आपने क्या पढ़ा? उसमें एक अरेंजमेंट होती है, एक स्पेशल किस्म की अरेंजमेंट होती है। जैसे हमारे पास -1 1 -1 +1 -1, या आगे सोन चलता है। सीक्वेंस एक स्पेशल इसमें अरेंजमेंट है, तो उसकी जो जनरल टर्म है -1/n, और इसमें जो n बिलोंग किससे कर रहा है? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब देखें आप फिर नीचे आ जाएं, फिर एक सीक्वेंस आपको मिलेगा 1 2 3 4 5। ये भी एक स्पेशल किस्म का सीक्वेंस है, स्पेशल किस्म की अरेंजमेंट है। इसकी जनरल टर्म और एन टर्म क्या मिलेगी? n, मतलब n पुट करते जो आपको आंसर मिलता जाएगा। इसकी भी जो नेचुरल, जिसका भी n है वो किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब एक और हमारे पास सीक्वेंस है 1 3 5 7 9। ये भी एक स्पेशल किस्म की अरेंजमेंट है, और इसकी n टर्म क्या है? n+2, मतलब आप जो भी पुट करेंगे नेचुरल नंबर से वो उसमें ये 2 ऐड कर देगा। ये हमने कुछ सीक्वेंसेस पढ़े हैं बेसिकली। अदर का सीक्वेंस होता क्या, हमें ये पता हो सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस हमारे पास एक फंक्शन होता है। सीक्वेंस हमारे पास क्या एक फंक्शन होता है फ्रॉम सेट फर्स्ट सेट टू सेट बी। फर्स्ट सेट हमारे पास क्या होता है? ए, वो होता है डोमेन होता है, जैसे हम कहते हैं डोमेन, एंड इज़ द सबसेट ऑफ अ नेचुरल नंबर्स। जो डोमेन आपके पास क्या होगी? सबसेट ऑफ द नेचुरल नंबर। अगर उसने आपको डोमेन नहीं लिखी हुई कि डोमेन क्या लेने है, तो उसका अंडरस्टूड मतलब है कि वो जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग। जैसे यहाँ उसने कुछ नहीं लिखा हुआ था हमें कि डोमेन क्या होनी है, कि n किधर से बिलोंग करेगा, लेकिन अंडरस्टूड था कि वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। और जो रेंज होती है बी में सेकंड सेट, जो रेंज है वो स्पेसिफिक सेट होता है हमारे पास, ठीक है। अब अगर हमारे पास देखें a x, मतलब जो हमारा फंक्शन है, अगर वो a से रियल नंबर में जा रहा है, मतलब जिसकी जो आपकी स्पेसिफिक सेट b है वो रियल नंबर है, उससे हम कह देंगे रियल सीक्वेंस नाम दे देंगे, या सीक्वेंस इन रियल नंबर्स। अगर हम आपके पास जो स्पेसिफिक सेट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हैं, तो आप कहते हैं कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस या सीक्वेंस इन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इस तरह के हम सीक्वेंस को पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है सीक्वेंस इन मैट्रिक्स स्पेस। मैट्रिक्स स्पेस में सीक्वेंस क्या होता है? अब देखिए एक्स जी हमारे पास एक मैट्रिक्स स्पेस है। एफ हमारे पास एक जो फंक्शन है ए फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट एक्स। इस एक्स का मतलब क्या है कि जो आपके आंसर्स हैं ना, जैसे हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, वो रियल सीक्वेंस पढ़ा, तो उसमें क्या था कि जो स्पेसिफिक सेट था उसमें जो आंसर थे वो रियल नंबर से आते, उसे रियल सीक्वेंस कहते हैं। तो इसमें क्या है कि जो अगर आपके आंसर मैट्रिक्स स्पेस में लाई कर रहे हैं तो उसे कह देंगे सीक्वेंस इन मैट्रिक्स स्पेस। देखिए कितना आसान है ये चीज़। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि अगर वो ना स्टेट करे, अनलेस ही स्टेट, अगर वो स्टेट ना करे तो उसका मतलब है कि जो हमारी डोमेन है वो नेचुरल नंबर होगी, और जो आपकी मतलब मैट्रिक्स आंसर है वो मैट्रिक्स स्पेस से आ रहा है, तो उससे हम कहेंगे सीक्वेंस इन मैट्रिक्स स्पेस। अब देखिए F1 जब आपने पुट किया 1 पुट किया नेचुरल नंबर से, तो आपका आंसर आया x1, तो आप इसे कह दें फर्स्ट टर्म। आप इसे कह दें सेकंड टर्म। अब 3 पुट किया तो ये क्या x3 है, आप थर्ड टर्म कह दें।
ऐसे ऑन पुट करते जाएंगे, वो 4th टर्म 5th टर्म एंड सो ऑन चलती जाएगी। आप लास्ट में आपने क्या किया, आपने एन पुट किया, तो वो जनरल से कहते हैं जनरल टर्म, या हम क्या देते हैं nth टर्म। इसके दोनों नाम है, ठीक है, nth टर्म या जनरल टर्म, जो आपको इजीली याद हो जाए। अब हम नोड, मैंने यहाँ नोड लिखा है कि हम एक फंक्शंस के इग्नोर कर देते हैं। मतलब आपने देखा कि जैसे मैंने इसमें देखा, हम सिर्फ ये चीज़ पढ़ते हैं, हम सिर्फ क्या पढ़ते हैं, ये चीज़ पढ़ते हैं, हमें फंक्शन को इग्नोर कर देते हैं अपने डेली लाइफ में। तो हम इसी तरह ही करते हैं, फंक्शंस को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। हम सिर्फ फोकस करते हैं इन टर्म्स पे जो हमारी आउटपुट में आ रही है, रेंज में आ रही है सिर्फ, ठीक है। तो देखें ये हमारा क्या है, x1 x2, ये हमारे जो हम इसे सीक्वेंस कह देती हैं। हमने फंक्शन को इग्नोर किया हुआ है और इसे सीक्वेंस कह दिया x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन। उसके बाद इसकी एब्रीवेटेड फॉर्म है, मतलब लिखने का छोटा तरीका। छोटा लिखने का तरीका क्या, आपने इसकी जनरल टर्म लिख देनी है और उस पर ब्रैकेट डाल देनी है। जनरल टर्म पे इस तरह के पैरेंथेसिस डाल देंगे आप, इस तरह की, तो वो क्या हो जाएगी, इसकी एब्रीवेटेड फॉर्म। और कहाँ से एन ले रहा है, एन स्टार्ट हो रहा है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, और मैंने आगे लिख दिया बगैर 1 से लेके इन्फिनिटी। ये अंडरस्टूड होता है, ये लिखा नहीं होता, लेकिन आपको अंडरस्टूड होता है कि ये 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, चंद चीज़ें जो हैं। उसके बाद हमने एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ। एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास आर डी एक क्या है मेट्रिक स्पेस है रियल नंबर में, और जो हम मेट्रिक ले रहे हैं वो डी एक्स कोमा वाई जो यूजुअल मेट्रिक ले रहे हैं एक्स माइनस वाई मोड, और जो एक्स वाई तमाम रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अब हमने एक सीक्वेंस ले लिया, इसी में एक सीक्वेंस ले लिया एक्स एन 1/n, तो आप वैल्यू पुट करें, क्या आएगा 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब आपने एक और सीक्वेंस लिया है एक्स एन एन स्केयर, मतलब उसकी क्या कर जाएगा, उसका वहाँ पर उसकी पावर लेता जाएगा। तो यहाँ मैंने जो लिख दिया, यहाँ मैंने गलत लिख दिया दरअसल, यहाँ पर क्या आएगा 1 4 9 16 एंड सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। अब इसकी एब्रीवेटेड फॉर्म बताएं आप में से मुझे कि पहले की जो एब्रीवेटेड फॉर्म क्या होगी इसकी। देखिए एब्रीवेटेड फॉर्म क्या होगी आपके पास 1/n। सेकंड की एब्रीवेटेड फॉर्म क्या होगी कि उसके जनरल टर्म को अपने ब्रैकेट में लिख देना, ठीक है। अब हमने एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखना भी सीख लिया है। उसके बाद हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस पे आ जाते हैं। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है वो 2016 में PU में आ चुकी है, ठीक है। तो आपने उस लिहाज से प्रिपेयर रहना है। अब कन्वर्जेंट का दर का मतलब क्या होता है, आप हमें ये पता होना चाहिए कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है। तो कन्वर्जेंट का मतलब होता है करीब होना, ठीक है। क्या होता है करीब होना, मतलब नियर। हमने सीक्वेंस इन मैट्रिक्स स्पेस पढ़ा है, तो सीक्वेंस इन मैट्रिक्स स्पेस में क्या था, सीक्वेंस इन मैट्रिक्स स्पेस में आपके पास था कि आपकी जो टर्म्स हैं, जो मतलब जो रेंज है वो एक मैट्रिक्स स्पेस से लाया कर रही थी, उसे हम सीक्वेंस इन मैट्रिक्स स्पेस कहें। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होगा, हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है। हमने एग्जांपल वही ले लिया कि आर डी हमारे पास एक रियल नंबर की मैट्रिक्स स्पेस है। हम जो मैट्रिक ले रहे हैं वो यूजुअल मैट्रिक ले रहे हैं एक्स अंडर मोड एक्स माइनस वाई, और एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। फिर हमने वही अपना एक सीक्वेंस ले लिया 1/n, और एन स्केयर ले सकते हैं आप 1/2 जो वैल्यूज पुट की आपके पास। ये सीक्वेंस क्या है 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन चलते जा रहे हैं। अब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसमें से क्या कर रहे हैं, इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 1 ये 0 के करीब जा रहा है। ये क्या है नियर जा रहा है, 0 के करीब जा रहा है, ठीक है। मतलब दर हकीकत 0 को कन्वर्ज कर रहा है। नियर का मतलब क्या होता है कन्वर्ज, तो 0 को कन्वर्ज कर रहा है। अब नियर का मतलब होता क्या है, आपने किया नियर जा रहा है, तो नियर का मतलब क्या होता होगा यहाँ पर। और नियर डिसीजन आपने कैसे लिया, आपने जाहिर से बात है नियर भी कर दिया और डिसीजन भी ले लिया। तो ये कैसे लिया, हाउ वी डिसाइड कैसे करेंगे हम, एक दिन सवाल आता है कि अब डिसाइड कैसे करेंगे कि ये नियर कब है, ये नियर कब है। तो नियर जब भी आपने नियर डिसीजन लेते हो तो आप डिस्टेंस d से लेते हैं। आप किसकी मदद से डिसाइड करते हैं कि वो नियर है, बाय डिस्टेंस d की मदद से। आप उनके दरमियान d मालूम कर लेते हैं। अगर d कम हो तो वो क्या है, d कम हो तो वो नियर है, अगर d ज़्यादा हो तो वो दूर है। अब इस तरह मैं कुछ एग्जांपल रियल नंबर्स में अगर आप आएँ तो रियल नंबर्स में हम कहते हैं कैन वी से 1 नियर टू, क्या कह सकते हैं 1 नियर का 2 है, या हम ये कह सकते हैं कि 1.9 नियर टू 2। अब इसमें दोनों में से कौन सा सही है, हम सिंपल क्या करेंगे डिस्टेंस मालूम कर लेंगे, d
1,2, मतलब इसमें 1,2 पुट किया, आंसर निकाला तो 1 है, और जब इसमें ये वैल्यू 1.92 पुट किया तो आंसर आया 0.1। तो जिसमें डी कम होगा उसका मतलब क्या है, वो क्या होगा, नियर होगा, देन दे आर नियर। तो हम कहेंगे 0.1 करीब है इसके 2 के बानिस्बत 1 के, कि 1 की निस्बत से 1.9 ज़्यादा करीब है 2 के। ये कुछ हम आगे कर लेते हैं मज़ीद। अब हमारा क्लेम क्या था यहाँ पर, कि जो आपका सीक्वेंस है वो 0 को कन्वर्ज करे, ठीक है, सीक्वेंस क्या है, 0 को कन्वर्ज करे। अब इसमें हम कैसे फाइंड करेंगे कि डी क्या है, हाउ आई फाइंड डी, कि हम कैसे फाइंड करेंगे डी कैसे, एंड हाउ मच डी, कि कितना डी होगा, कि यार इतना डी है तो अब ये नियर हो चुके हैं, ठीक है, कितना डी होगा। इन प्रीवियस के जो हमारा पिछला केस था उसमें तो हमने कंपैरिजन कर लिया था, इसमें डी ज़्यादा था, इसमें डी कम था, तो हमने कह दिया ये मिनिमम, ये करीब है। अब इसमें हम कैसे अंदाज़ा लगाएं कि जो आपका डी है ज़्यादा, कितना हमें डी चाहिए, यहाँ पे तो कंपेयर कैसे करेंगे, प्रीवियस केस में तो वी कंपेयर एंड जज, हमने कंपेयर करके जज कर दिया। तो इसमें क्या करेंगे, हाउ मच एब्सोल्यूट डी, कि कितना डी हमें रिक्वायर्ड होगा, वही चीज़ है, और कि डिसाइड करने के लिए कितना डी हमारे पास होगा कि वो करीब अब आ चुकी हैं। तो इसके लिए करते हैं, फॉर दिस हम यूज़ करते हैं एप्सिलॉन और, हम एक रियल नंबर से एक नंबर लेते हैं एप्सिलॉन और वो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आपने दो नंबर या दो टर्म्स के दरमियान आपने डी मालूम करना है, और अगर वो हर एप्सिलॉन और अगर वो हर एप्सिलॉन और पॉजिटिव नंबर जो है अगर उससे छोटा हुआ, उससे क्या हुआ, छोटा हुआ, तो उसका मतलब क्या, वो करीब है, उसका मतलब क्या, वो करीब हैं। अब वी हैव क्लेम, हम यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं कि जो सीक्वेंस है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 को कन्वर्ज कर रहा है। तो द डी ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, जो टर्म्स सीक्वेंस की टर्म्स का जो डी है वो हमेशा होना चाहिए पॉजिटिव एप्सिलॉन से, हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, हर पॉजिटिव, मैं ये बार बार कह रहा हूँ, हर पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। सो हमने देखें, अब मैं जर्नल यहाँ पे हमने सीक्वेंस को ले लिया, हमने यहाँ पर टर्म वाइज ने सीक्वेंस को ले लिया XN। अब क्योंकि हम कह रहे हैं 0 को अप्रोच करें तो 0 के दरमियान का डी मालूम कर लेंगे। अगर उस डी हर एप्सिलॉन नोट पॉजिटिव एप्सिलॉन नोट से कम हुआ, जो अगर रियल नंबर से बिलोंग करें, तो हम कह दें ये क्या हो जाएगी, इसके कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। अब जैसा कि हमें पता है सीक्वेंस की जो टर्म्स है वो इन्फिनिट टर्म्स है, सीक्वेंस की टर्म इन्फिनिट टर्म्स, फाइनाइट सीक्वेंस नहीं है, इन्फिनिट सीक्वेंस है, ठीक है। सो हम देखते हैं आगे हमारे पास क्या आ सकता है। अब हम सपोज कर लेते हैं कि फर्स्ट 10 टर्म्स है वो 0 के करीब नहीं है, मतलब उसका जो डिस्टेंस है वो हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से कम नहीं हो रहा। और यह इस तरफ सपोज करते हैं कि 50 टर्म्स के लिए, यहाँ 10 टर्म्स के लिए, यहाँ 50 टर्म्स के लिए कि वो 0 के करीब नहीं है, मतलब उसका जो डिस्टेंस है वो 0 के करीब, जब हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से कम नहीं आ रहा। तो क्या ये सीक्वेंस कन्वर्ज होगा, ये वाला और ये वाला, क्या सीक्वेंस कन्वर्ज होगा? तो यस और नॉट। तो यस, वाई, इसकी वजह क्या, इसकी वजह ये है क्योंकि सीक्वेंस की इन्फिनिट टर्म्स है। अब ये चंद टर्म फाइनाइट टर्म्स के लिए ये नहीं ट्रू हो रहा, लेकिन हम देखें कि इन्फिनिट टर्म नंबर ऑफ टर्म्स के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। तो फिनिट के बराबर इन्फिनिट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये कन्वर्ज होगा। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम केस है, 50 टर्म्स है, एक फाइनाइट टर्म्स है, कुछ नंबर्स टर्म्स है, और वहाँ पर लातदार टर्म्स है जो इसको सेटिस्फाई कर रही हैं, तो ये क्या कन्वर्ज करेगा, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, ठीक है। आफ्टर दैट अब हम चेक करेंगे एवरी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए, एवरी, ठीक है, हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से चेक करना है आपने। सपोज किया हमारे पास जो एप्सिलॉन नोड हमने लिया, एप्सिलॉन नोड लिया वो 0.1 ले लिया। सो XN हमारे पास क्या आया, हमने वही सीक्वेंस लिया 1/n, और XN हम कह रहे हैं, हमने ये क्लेम किया कि XN 0 को अप्रोच कर रहा है, तो हमने क्या किया, डिस्टेंस मालूम कर लिया XN और 0 के दरमियान, वो क्या आया हमारे पास, आया 1/n, वो क्या आया 1/n। अब हमने जो एप्सिलॉन नोड लिया था वो 0.1 है। अब आप देखें जब आप 1 पुट करेंगे तो 1/1 आएगा, जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो वही लिखा हुआ है, मे बी स्टार्टिंग टर्म्स के लिए सेटिस्फाई ना हो, कुछ चंद टर्म्स के लिए, जैसे हमने यहाँ किया 10 टर्म्स, 50 टर्म्स, 100 टर्म्स, 1000 टर्म्स, लेकिन देखिए 1000 टर्म्स के मुकाबले में जो अगली टर्म्स है वो बहुत ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रही, यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो आगे सॉन चलते जा रहा है। जब 10 पुट आपने इसमें किया तो 0.1 आ गया, और वो कभी भी हर नंबर
अपने से कभी बड़ा नहीं होता, तो यहाँ पे भी फॉल्स है, मतलब 10 टर्म्स के लिए ये क्या फॉल्स आ रहा है। लेकिन आप देखें जैसे आपने 10 टर्म्स से ज़्यादा पुट किया, 11 पुट किया तो वो सेटिस्फाई हो गया, 12 पुट किया सेटिस्फाई, तो जैसे आप पुट करते जाएंगे आगे फर्दर सो ऑन, तो वो क्या हो जाएगा 2 होता जाएगा, सही है। तो 1/n आपके पास क्या लेस होगा 0.1 से, कब होगा जब आपका जो n है वो ग्रेटर या इक्वल होगा 11 की। तो सीक्वेंस टर्म्स नियर 0, अब देखिए सीक्वेंस इस वैल्यू के लिए सीक्वेंस की जो टर्म्स है वो क्या 0 के करीब होती जा रही हैं। इस एप्सिलॉन और के लिए जो सीक्वेंस की टर्म्स है वो 0 के करीब होती जा रही हैं। तो अब हम एक और वैल्यू के लिए ले लेते हैं। अब हमने ये जो वर्क ना हर पॉजिटिव नंबर के लिए करना है, हर पॉजिटिव रियल नंबर जो, ठीक है। अब हम कर लेते हैं एप्सिलॉन 0.01 है, तो आप देखें वही डिस्टेंस मालूम किया जहाँ 0.01 लिखना था मैंने। अब देखें ये जो आंसर है ये सेटिस्फाई कब होगा जब आपका n है वो 101 से बड़ा या उसके बराबर होगा, ठीक है। मतलब पहली 100 टर्म्स के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो लेकिन जैसे आप 100 टर्म से 101 टर्म्स पे गए हैं तो सेटिस्फाई हो गया, और बाकी अगली हर टर्म्स के लिए सेटिस्फाई है, तो ये क्या है, ये भी कन्वर्जेंट है। अब आपको मैं प्रीवियस थोड़ा सा रिवाइज करने लगा। नियर डिस्टेंस कैसे चेक करते हैं आप, बाय डिस्टेंस d से, अगर d एप्सिलॉन नॉट से कम हुआ तो वो क्या हो जाएगी, वो नियर मतलब करीब कन्वर्ज कर जाएगी। मे भी कुछ टर्म्स के लिए ना सेटिस्फाई करे, लेकिन ज़्यादातर टर्म्स फिनिट नंबर्स के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगी, लेकिन ज़्यादातर टर्म्स के लिए सेटिस्फाई करेगी। उसके बाद अब हम डेफिनेशन बनाने के लगे हैं, ठीक है। यहाँ तक सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करवाने की कोशिश कर रहा था मैं कि कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए आप में कुछ। अब नाउ वी मेक डेफिनेशन, हम डेफिनेशन बनाए हैं। एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स, हमने क्या किया, एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स मिल रहा है कब, जब एक्स एन और एक्स का जो डिस्टेंस है d है वो हर पॉजिटिव एप्सिलॉन नॉट के लिए लेस है, ठीक है। मे बी सम टर्म्स के लिए सेटिस्फाई ना हो, जैसे कि स्टार्टिंग वैल्यूज़ हैं, यहाँ देखें यहाँ हमारे पास क्या 11 टर्म्स के लिए सेटिस्फाई कर रहा था, मैं 10 टर्म्स की सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यहाँ हमारे पास 100 टर्म्स के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा, स्टार्टिंग में सेटिस्फाई ना करे। अगर इन एवरी पॉजिटिव एप्सिलॉन नॉट वी फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, मतलब हम हर पॉजिटिव एप्सिलॉन नॉट के लिए वो नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करेंगे सीक्वेंस का जिसमें वो डिस्टेंस एप्सिलॉन नॉट से बड़ा है, जिसमें वो डिस्टेंस एप्सिलॉन नॉट से बड़ा है। जैसे यहाँ पे 101 था टर्म नंबर, ठीक है, उसको वो जो नंबर आपके पास आएगा उसको आप नाम दे देंगे n नॉट का, ठीक है। जो भी आपके पास वो नंबर आएगा टर्म्स का उसको आप नाम दे देंगे n नॉट का, ठीक है। और अगर आपने ये काम करना है हर पॉजिटिव एप्सिलॉन नॉट के लिए, और अगर आपको हर पॉजिटिव एप्सिलॉन नॉट के लिए आपने n नॉट रिस्पेक्टिवली फाइंड करते जाना, और अगर आपको हर पॉजिटिव एप्सिलॉन नॉट के लिए अगर आपको n नॉट मिलता जा रहा है तो आपका जो सीक्वेंस है वो क्या है, कन्वर्ज है। सीक्वेंस आपका क्या हो गया, कन्वर्ज है। अब हम डेफिनेशंस को लिख लेते हैं। सबसे पहले लेट एक्स डी बी या मैट्रिक्स स्पेस, एक्स डी आपके पास क्या मैट्रिक्स स्पेस है, एंड एक्स एन बी या सीक्वेंस इन एक्स, जो एक्स में जो है एक्स एन क्या है, एक सीक्वेंस है एक्स में। सो वी से दैट एक्स एन कन्वर्जेस टू अ पॉइंट एक्स, कि जो एक्स एन है वो कन्वर्ज कर रहा है किसी पॉइंट एक्स में, एक्स छोटे एक्स को, और वो एक्स से बिलोंग कर रहा है। ये चीज़ ज़रूरी है कि वो जो पॉइंट कन्वर्जेंट वो पॉइंट है वो हमेशा एक्स से लिया जाएगा, ठीक है। इफ़ फॉर एवरी एप्सिलॉन नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव हो, अगर आपको एन नॉट मिलता जा रहा है, देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगर आपको एन नॉट मिलता जा रहा है तो जिसमें डी आपका, जिसमें आप जब डी लेंगे एक्स नॉट और एक्स का वो ट्रू साबित हो, मतलब कम हो एप्सिलॉन नॉट से, तो उन तमाम नंबर्स के लिए जब आप n को n नॉट से बड़ा या उसके इक्वल पुट करेंगे तो आपका जो सीक्वेंस वो क्या होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ये 2016 में डेफिनेशन आ चुकी है, और ये आपकी बेसिक है, अगर आपने इसे कर लिया तो समझिए आपके अगले टॉपिक्स भी कवर होते हैं, ठीक है। अब हम ये कैसे लिख सकते हैं, अगर एक्स एन एक्स टू कन्वर्ज कर रहा है तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जब एक्स एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो जो आपके एक्स एन है जो सीक्वेंस है वो एक्स को अप्रोच करेगा, या एक्स एन अप्रोचेस टू एक्स, या एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स, ठीक है। यहाँ पे आप कन्वर्जेस का जिक्र कीजिएगा, वो ज़्यादा ज़रूरी बेहतर रहेगा, ठीक है। अब इंशाल्लाह हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जो आपके पेपर में भी आ चुकी है। अब एक एग्जांपल है, सिमिलर एग्जांपल 2012 के पेपर में आ चुकी है, ठीक है। सो आपने कोशिश करनी है
हमने एक मेट्रिक जो रियल नंबर्स की मेट्रिक स्पेस ले लिया आर कोमा डी, और जो मेट्रिक लिया वो x माइनस वाई, मतलब यूजुअल मेट्रिक हमने ले ली हुई है। अब हम सीक्वेंस को कंटेन जो सीक्वेंस ले रहे हैं वो 1/n, लेकिन जो पेपर में सीक्वेंस आया था वो आया था 2/n, तो नथिंग डिफरेंस। ये 2/n है, ये 1/n था, तो कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम। तो जब आप वैल्यू पुट करते जाते हो तो आपको सीक्वेंस ये मिल जाता है। अब हमारा क्लेम था कि ज़ीरो को अप्रोच करे। जब ज़ीरो को अप्रोच कर रही है तो हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि हर पॉजिटिव एप्सिलॉन और के लिए हमें एक नंबर n0 मिलेगा, जिससे वो डिस्टेंस जब लेंगे ज़ीरो तक, xn का जब डिस्टेंस लेंगे ज़ीरो तक तो वो लेस होगा हर पॉजिटिव एप्सिलॉन और से। तो ये हमने प्रूव करना है। हमने प्रूव करना है फॉर एवरी पॉजिटिव एप्सिलॉन और वी हैव टू फाइंड n0 जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा होगा, जिसमें आप x मतलब x यहाँ पे किसको कन्वर्ट करें, ज़ीरो को। तो जब डिस्टेंस लेंगे तो वो हमेशा उससे कम हो, मतलब जब भी आप n की वैल्यू n0 या उससे बड़ी लेंगे तो आपका ये जो इनइक्वालिटी है, जो डिस्टेंस है, वो हमेशा उस एप्सिलॉन नॉट से कम हो। सो बाय आर्चिमिडीज प्रॉपर्टी है वो आपको समझा दूं पहले कि आपके पास कोई दो नंबर्स है जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, दो नंबर है जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। उनमें से अगर कोई नंबर पॉजिटिव है, एनी नंबर जहाँ एक्स नहीं है वाई भी हो सकता था, कोई नंबर तो उनमें से कोई पॉजिटिव है, तो आप में ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा हो, कि ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा होगा, कि आप उस पॉजिटिव नंबर को उस नेचुरल नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगी, उस पॉजिटिव नंबर को उस नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा उस दूसरे नंबर ऑफ टर्म से, उस दूसरे नंबर से। ठीक है। सो हमने इसी तरह बाय आर्चिमिडीज प्रॉपर्टी लिया। यहाँ पर दो नंबर हम ले रहे हैं, एप्सिलॉन और ले रहे हैं और 1 ले रहे हैं। ये क्या है, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, और हम कहते हैं जो एप्सिलॉन हो रहा है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, हम अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहे हैं कि एक एप्सिलॉन और नंबर ले लिया, वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और वो 0 से बड़ा है, पॉजिटिव भी है। तो देखिए जब ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे हमें क्या है, एक n0 एग्जिस्ट करेगा जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव नंबर से तो वो क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा दूसरे नंबर से। तो यहाँ से हमने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाली, वो ग्रेटर हुआ 1/n0 के। इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। अब हम चाहते हैं हम तमाम उन वैल्यूज़ के लिए लेना जो जिसमें n आपका n0 से बड़ा है, उसके बराबर हो, तो हमने इसी तरह ले लिया। अब इसमें एक और चीज़ जो आपको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, अगर आपका नंबर 5 ग्रेटर देन 3 है, आप इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या आएगा। अब देखें 1/5 1/3, ये 0.2 आता है, ये 0.3 आता है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो इनइक्वालिटी है चेंज होगी, पहले ग्रेटर था अब ये लेस में चेंज हो गया। तो इसी तरह मैंने इनको चेंज कर दिया, पहले n ग्रेटर था n0 से, अब मैंने जब ऐसे इक्वालिटी चेंज की 1/n0 ग्रेटर हो गया। सही है। अब देखिए 1 और 2 एप्सिलॉन और 1/n0 से बड़ा है, और 1/n0 इस 1/n से बड़ा है। समझ आ रही है आपको, 1/n0 किससे बड़ा, 1/n से। तो हम जब फ्रॉम 1 और 2 इनइक्वालिटी है, ये इक्वेशन नहीं है। मोस्ट ऑफ बच्चे समझते हैं इसे इक्वेशन समझ लेते हैं, ये इक्वेशन नहीं है, ये इनइक्वालिटी है आपकी। ठीक है। सो हमने जब 1 और 2 को कंपेयर किया तो 1/n किससे छोटा हो गया, एप्सिलॉन से छोटा हो गया। तो यही तो हम प्रूफ करना चाहते थे कि तमाम n ऐसे नंबर्स के लिए जिसमें n आपका n0 से बड़ा या उसके बराबर हो, आपके पास जो 1/n है, मतलब जो डिस्टेंस हमारे पास यही निकला था ना, ऐसे ये डिस्टेंस है, वो आपसे एप्सिलॉन से हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से छोटा हो। और यहाँ पर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, dxn 0 और ये डिस्टेंस जो है क्योंकि इसी के बराबर है ना, तो इससे छोटा है फॉर ऑल n ग्रेटर दैन इक्वल टू n0। और यहाँ पर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/n ग्रेटर है 0 के फॉर ऑल n ग्रेटर दैन इक्वल टू n0। और इसको आप इस तरह लिखते हैं लिमिट xn, अगर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करा तो उसकी जो लिमिट आ रही है वो 0 आ रही है, और xn कन्वर्जेस टू 0। सो जज़ाकल्लाह, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस लेक्चर्स को एक दफ़ा सुनने से कभी भी चीज़ नहीं आती, आप कोशिश कीजिएगा इसे 2 से 3 मरतबा ज़रूर सुनिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँ। तो जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।